बात करेंगे राजस्थान से लेकर आरसीबी की जीत तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक सब बातें करेंगे। राजस्थान रॉयल्स जिस भवंडर में फंसा हुआ है कि क्या वो जीतना चाहते भी हैं, मेरा तो ये प्रश्न है, क्योंकि उनकी हरकतें देखकर कतई ये नहीं लग रहा कि वो जीतना चाहते हैं। चाहे संजू सैमसन की कंटिन्यूएशन में फेलियर्स हो, चाहे रेयान प्रयाग दी सिफारशी रेयान प्रयाग के आसपास ही सब कुछ करना हो, आज तो जायसवाल की सेल्फिश पारी ने लगभग ये कंफर्म कर दिया कि राजस्थान में सब कुछ अच्छा नहीं है। राजस्थान रॉयल्स स्ट्रगल कर रहे हैं, मैचेस लॉस कर रहे हैं, और आज आरसीबी ने कर दिया कमाल। फिलिप सॉल्ट ने उनके ऊपर, राजस्थान के जख्मों पर किस तरह नमक छिड़का और उसका विराट कोहली ने कितना आराम से रन चेस कर फायदा उठाया, यह बताता है कि राजस्थान रॉयल्स इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम। और वहां पर मुंबई और डीसी के मैच में मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा की फॉर्म अभी भी कंसर्न। सूर्य कुमार यादव एक अजब और गजब बैटिंग कर रहे हैं, जो लग रहा है वो कर नहीं रहे हैं, जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, और वो करना क्या चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और तिलक वर्मा ने वापसी अपना जवाब दे दिया है कि उस दिन भी तुम लोगों को मुझ पे भरोसा करना चाहिए था, अब तो करोगे ही। खैर करते हैं, इसके अलावा भी बहुत बातें। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी आरसीबी वर्सेस दी राजस्थान रॉयल्स के मैच के बारे में, जहां आरसीबी ने वन साइडेड कर मैच बदल दिया या मैच जीत लिया, और ऐसा लगा कि जब आरसीबी बैटिंग करना गया तब पिच बदली जा चुकी थी। शायद राजस्थान रॉयल्स के फैंस तो यही मान रहे थे, क्योंकि जब तक राजस्थान रॉयल्स वहां पर बैटिंग कर रहा था ऐसा लगा कि 150 160 भी यहां पर कंपेटिटिव क्रिकेटर जो है वो करवा सकता है, एक विनिंग स्कोर भी शायद हो सकता है। बट आरसीबी ने कहा रुको जरा, थामो, क्योंकि जो आपने टोटल बनाया है ना, आप अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हो जो कि भरी पड़ी हैं। चलिए राजस्थान रॉयल्स की उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात जरूरी करनी बनती है। सबसे बड़ा प्रश्न कि राजस्थान रॉयल्स फेल क्यों कर रही है, प्रॉब्लम क्या है राजस्थान रॉयल्स में। वेल मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स में टसल है। अब ये टसल जो है जग जाहिर है, क्योंकि स्ट्रेटेजी के नाम पर संजू सैमसन इज गेटिंग फेल, या मे बी संजू सैमसन का पूरा कंट्रोल ही नहीं है इस टीम के ऊपर। उनका लाइनअप, उनका बैटिंग लाइनअप कहीं ना कहीं एक बंदे की सिफारिशी एक बंदे को अक्यूमुलेट करने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा कप्तानी आपने देखा जो राजस्थान रॉयल्स में पहले 3 मैचों के लिए रेयान प्रयाग को दी गई, उससे कई लोग नाराज भी हुए हैं। कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जहां जायसवाल का यह कहा जा रहा है कि शायद वो राजस्थान रॉयल्स को लीव करने की बातें भी कर दें आने वाले नए सीजन में, और ऑलरेडी वो मुंबई को छोड़ चुके हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द कैप्टेंसी उन्हें मिलेगी गोवा में जाकर। तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसके अलावा संजू सैमसन के कंट्रोल के बाहर होती चीजें, राजस्थान रॉयल्स रैंडमली अपने लाइनअप को छेड़ते हुए, जो डिमांड है उसे ना करते हुए, पूरा इवन बॉलिंग में स्ट्रगल करते हुए, फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप करते हुए, मन के साथ ना फील्डिंग करना, ना बैटिंग करना, ना खेलना, एक और बड़ा कारण और एक और बड़ी दिक्कत राजस्थान रॉयल्स की, ऑल लीडिंग टू द फेलियर ऑफ राजस्थान रॉयल्स। और जब आपका स्टार प्लेयर दी जायसवाल वो अपने लिए सेल्फिश रन बनाना शुरू कर दे, समझ लो भाई इस खेमे में या इस कैंप में बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ चुकी हैं। आज के मैच में राजस्थान ने 173 रन जरूर मारे, उसमें से 75 रन यशस्वी जायसवाल के थे। बट क्या हुआ अगर मैं कहूं यशस्वी जायसवाल के ये रन्स सेल्फिश रन्स थे। यकीनन पहले 50 रन यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह मारे, जैसे मारे, आई थिंक 35 कुछ गेंदों में मारे, और अगर आपने मैच देखा हो यू वुड हैव रियलाइज्ड कि आज जायसवाल अपने लिए खेल रहे हैं। जायसवाल अपने रन्स बनाने के लिए खेल रहे थे पहले 50 रन, और जब उनका ये टारगेट अचीव हुआ उसके बाद उनकी एक्सेलरेशन भी आई, उनकी फिगर्स भी सुधरने लग गई, और 75 रन ऑफ 47 बॉलें, 160 के लगभग स्ट्राइक रेट देखने में बहुत अच्छी लगनी शुरू हो गई। बट क्लियरली व्हेन जायसवाल अपने 50 तक जा रहे थे, वो जो है बिल्कुल कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे, बिल्कुल काउंटर अटैक करना नहीं चाह रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रन बना रहे थे, भले टीम की रन रेट नीचे डाउन हो रही थी। और उनके साथ जब रेयान प्रयाग आए तब तो मतलब पूरा बेड़ा गर्क दोनों करने को तैयार बैठे थे। ऐसा नहीं है दोनों ने शॉट्स नहीं मारे, इन बिटवीन शॉट्स जरूर लगे। रेयान प्रयाग के स्पेशली अगर आप देखें 30 रन ऑफ 22 बॉलें, 136 की स्ट्राइक रेट, और उसमें भी 3 चौके और 1 छक्का। 3 चौकों और 1 छक्का का मतलब होता है 4 गेंदे और 18 रन। 18 रन ऑफ 4 गेंदे
गेंदें और अगर उन्होंने कुल 22 गेंदें खेली हैं, दैट मींस 18 बॉल्स जो है वो लेफ्ट हैं और 18 रन माइनस 30 मतलब 12, तो 12 रन ऑफ दी 18 बॉल्स, ये आपको बताता है कि कितना सेफ क्रिकेट खेला जा रहा था। अगर बाउंड्रीज को आप कुछ देर के लिए छोड़ दो तो आपको हकीकत पता लगेगी, बट ऑब्वियसली बाउंड्रीज को आप कैसे छोड़ सकते हो, बट द टाइमिंग ऑफ द बाउंड्रीज, द टाइमिंग ऑफ द बैटिंग जो ये कर रहे थे उससे आपको पता लगेगा दे वर प्लेइंग इट सेफ। इसके अलावा रेयान पराग का स्पेसिफिक अगर आप देखो तो उनके कैचेस ड्रॉप भी हुए हैं, विच वाज क्वाइट एविडेंट कि ना वो कंफर्टेबल है, अगर वो कंफर्टेबल है भी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो देख रही थी बॉस, क्योंकि टीम ने या तो प्री नोशन सोच कर रखा हुआ था कि हमें 150 160 ही बनाना है, जो कि मुझे यकीन करने में बहुत दिक्कत है इस चीज को। मुझे यही लगता है कि दोनों अपनी अपनी संभाल रहे थे इज्जत और कुछ नहीं। यशस्वी जायसवाल ने भी पहले 50 रन ऐसे ही मारे और उसके अगेंस्ट रेयान पराग भी इसी तरह खेल रहे थे और अल्टीमेटली जब इनके अपनी प्रोटेक्शन हो गई, जायसवाल ने तो अटैक कर लिया और इज्जत बचा ली, और जब जायसवाल जैसा इंसान या जायसवाल जैसा इतना तगड़ा प्लेयर जो कि इंटरनेशनल में कंफर्म्ड है, ऑल फॉर्मेट्स में उसका नाम लिया जाता है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए खेल रहा हो या वो केवल और केवल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खेल रहा हो, दिस इज वेरी सैड। रेयान पराग, सिफारिशी रेयान पराग, जिसका इस लाइनअप में तीसरा या चौथा नंबर बनता ही नहीं है, मैं तो कहता हूं उसका लाइनअप में ही नहीं बनता है, बट वो भाई साहब तो इंटरनेशनल खेल आए हैं और ये कहकर आए हैं कि मैं ऑलराउंडर हूं, तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपको मुबारक, बट जो हमने देखा बिल्कुल कतई अच्छा नहीं था। उसके बाद संजू सैमसन, अब संजू सैमसन जो है कंटिन्यूएशन में फेल हो रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी दिक्कत राजस्थान रॉयल्स को भी हो रही है और संजू सैमसन के खुद के करियर के लिए ये अच्छा नहीं है। हालांकि मैं नहीं मानता कि शायद बहुत बड़ा इंपैक्ट उनके इंटरनेशनल करियर में इसका होगा, क्योंकि केएल राहुल के अलावा बहुत बड़ी कोई ऑप्शंस आपको नहीं दिख रही हैं अगर आप विकेट कीपिंग बैट्समैन के तौर पर देखो, या कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आ रहा है। ईशान किशन भी स्टार्टिंग वाले मैचेस में एक मैच के बाद जो है पूरी तरह से फिसड्डी हो गए। ऋषभ पंत का तो लेना देना ही नहीं है कुछ आज की तारीख में रन्स के साथ, इसके अलावा भी और कोई स्टैंड आउट नाम नहीं उभर कर आ रहा, और संजू सैमसन के ऊपर डिपेंडेंसी आपको करनी भी पड़ेगी और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही है जहां उन्हें भरोसा तो करना पड़ेगा। बट राजस्थान रॉयल्स के लिए क्या जो पहले 3 मैचों में कप्तानी रेयान पराग ने की और संजू सैमसन को नहीं दी गई, अब उसका बहाना चाहे इंजरी हो या कुछ भी हो वो रीजन है, चाहे रेयान पराग के इस पूरे चक्कर में मैनेजमेंट कुछ ज्यादा ओवरडू कर रही है संजू सैमसन के ऊपर और वो अथॉरिटी नहीं दे रही है और अपनी जो भी चीजें चल रही हैं राजस्थान रॉयल्स में वो पीछे से चल रही हैं, दैट कुड बी द रीजन। बट व्हाटएवर इट इज, संजू सैमसन या तो एक सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है या वो अपनी फॉर्म से बिल्कुल पूरी तरह से खराब कर कर बैठे हुए हैं, क्योंकि संजू सैमसन के आज 15 रन 19 गेंदों में 78 या 79 के आसपास की स्ट्राइक रेट, और यही कुछ कारनामा ना इन पूरे बंदों ने किया है, रेयान पराग ने भी, यशस्वी जायसवाल ने भी। अगेन टाइमली बाउंड्रीज आना, इसलिए जायसवाल और रेयान पराग की स्ट्राइक रेट कुछ कंपैरेटिवली सही लग रही होगी, नहीं तो हाल इनका भी संजू सैमसन जैसा ही होना था, और दिस इज अ बिग कंसर्न। राजस्थान रॉयल जैसी टीम डिपेंड होती है या डिपेंडेंस है उनकी संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल के ऊपर, और अगर संजू सैमसन बिल्कुल फॉर्म में ना हो और पूरी तरह से फेल हो रहे हो, इट्स अ कंसर्न, और जब जायसवाल जैसा प्लेयर सेल्फिश होना शुरू हो जाए दैट इज इवन मोर कंसर्निंग, तो दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू राजस्थान रॉयल्स फेलियर। इसके अलावा जब हम लाइनअप इनका देखते हैं, आज भला हो ध्रुव जुरेल का जो बचाकर इन्हें निकल गए, ध्रुव जुरेल ने आज 35 ऑफ 23 बॉल्स मारे, 150 के ऊपर की स्ट्राइक रेट, और ये 150 के ऊपर की स्ट्राइक रेट भी आप ये मान लो कि पहले 6-7-8 बॉलों के बाद आना शुरू हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जुरेल की 6-7 बॉलों में रन एक आधा दिया, 1-2 ही रन थे, बाद में उन्होंने भी एक्सेलरेट कर दिया, बट अच्छा है उन्होंने एक्सेलरेट कर दिया, और आई एम श्योर जब उन्होंने एक्सेलरेशन शुरू की, जो वहम टॉप ऑर्डर ने डालकर रखा हुआ था ना कि इस पिच में डिफिकल्ट बहुत है, इस पिच में रन्स नहीं बन सकते, दिस एंड दैट, वो सब वहम ध्रुव जुरेल ने निकाल दिए होंगे कि भाई तबीयत से रन बनाओ, यहां पर मारोगे तभी रन बनेंगे, अपने आप आपके बल्ले से रन नहीं लगने वाले। और एक 152 की 152 की जिसमें 2 छक्के 2 चौके 35 रन ऑफ 23 बॉल है, इट इज इंप्रेसिव कहीं ना कहीं, क्योंकि इसलिए नहीं कि ये स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, नो, अगर ध्रुव जुरेल और रेयान पराग के बारे में देखो तो एक बॉल का डिफरेंस ही दिखेगा आपको, बट द थिंग इज कि ध्रुव जुरेल स्टार्टिंग के 6-7-8 बॉलों के बाद एक्टिवेट हुए और यही उन टीम को या राजस्थान रॉयल्स को बचा के निकल गया। जहां 140 150 का टोटल दिख रहा था, बिकॉज ऑफ द ध्रुव जुरेल की इस पारी में आपने देखा 170 पार हो गया ये टोटल, और 170 पार एक ऐसी टीम जो 150 तक ही जाने के लिए ख्वाब देख रही थी, जिसे शायद लग रहा था कि 150 भी काफी है, वो 170 पार हो जाए तो उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होना चाहिए। बट ऑल इन ऑल इस लाइनअप में ही बहुत दिक्कतें हैं, और राजस्थान रॉयल्स का लाइनअप जो खिला रहे हैं उसमें दिक्कत क्या है एक्चुअली, वेल मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन अगर ओपनर्स हैं बहुत अच्छी बात है। नंबर 3
ही अगर आप राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भी देख रहे हो, तो अगर आप राइट हैंडर देख रहे हो तो ध्रुव जुरेल को नंबर 3 पर जाना चाहिए। अगर आप लेफ्ट हैंडर देख रहे हो तो नीतीश राणा को उस नंबर पर जाना चाहिए। सेम 3 और 4 ये दोनों पूरा करेंगे। 5वें नंबर पर आपको हेटमायर को भेजना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके प्यारे दुलारे राज प्यारे या लाडले आपके रेयान प्रयाग इतने केपेबल हैं कि उसके बाद आकर कुछ कर सकते हैं, तो बेशक उन्हें भेजो। और वैसे भी उनके जो 1 2 4 शॉट्स आते हैं छक्कों के लिए, जो वो स्टाइल से मारने की कोशिश करते हैं और लगते भी बड़ा अच्छा है, तो आप उन्हें उस नंबर पर ही भेजो ना कि 2-3 शॉट्स मारने की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा बदनामी भी नहीं होगी। तो आई थिंक ये राजस्थान रॉयल्स का लाइनअप बहुत अच्छा रहेगा। इवन आज अगर आप देखो 4 विकेट लॉस, उसमें से भी 1 विकेट तो आई थिंक बहुत बाद में या एंड में ही जाकर गिरी है। तो इस पूरे लाइनअप में आपने नीतीश राणा को वेस्ट कर दिया, हेटमायर आउट जरूर हो गए हैं बट लगभग वो वेस्ट ही थे उस नंबर पर। ध्रुव जुरेल को बाद में एक्सेलरेशन, तो पहले वो इनिंग्स बिल्ड कर सकते थे। ऑल इन ऑल सिर्फ एक बंदे को एक्यूमुलेट करने के लिए कि रेयान प्रयाग को अच्छा स्पॉट मिलना चाहिए, रेयान प्रयाग को लाइमलाइट मिलनी चाहिए, रेयान प्रयाग के जगह पर या घर पर जाकर उसकी एक जो है पैर छूते की इमेज भी आनी चाहिए। वो पता नहीं कौन सा नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बनाने के लिए लगे हुए हैं, बेशक हो, बट आज की तारीख में नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर भी अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसे 100 मैच नहीं दिए जा सकते। दूसरों का काम खराब या दूसरों को खराब कर रहे हो आप, दूसरों प्लेयर्स को कहीं ना कहीं करियर्स खराब कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें खराब कर रहे हो सिर्फ इस सिफारिशी को आगे लाने के लिए। और राजस्थान रॉयल्स ने इस चक्कर में अपना पूरा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। बैटिंग में उनकी फिसड्डी, लाइनअप उनकी प्रॉब्लम, स्लो उनकी बैटिंग, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी के नाम पर कुछ नहीं। और अब वो सारा असर उनकी फील्डिंग में भी दिख रहा है, ड्रॉप कैचेस में, मिस फील्ड्स में, और इवन बॉलर्स जिस तरह एक लॉजी एक्शन या लॉजी तरीके के साथ बॉलिंग आ रहे हैं, दिस इज नॉट डन। फील्डिंग में भी इवन संजू सैमसन अब विकेट कीपिंग के तौर पर काफी मिस्टेक्स कर रहे हैं। और अगर ये आरसीबी मैच जीती है, हालांकि फिल सॉल्ट का बहुत बड़ा उसमें रीजन है, उसकी स्टार्ट का बहुत बड़ा इंपैक्ट का रीजन है, बट अगर आरसीबी ये मैच जीती है तो उसमें मेजर तौर पर आपकी फील्डिंग कोलैप्सेस, आपकी फील्डिंग के ड्रॉप कैचेस, वो सब कंट्रीब्यूट किए हैं। और ये कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा नहीं है। खैर, आरसीबी बहुत आराम से 9 विकेटों के माध्यम से जीत गई और ये अच्छी भी है। फिल सॉल्ट की इनिंग को नहीं भूलना चाहिए, इंपैक्टफुल 65 रन्स ऑफ 33 बॉल्स, 196 प्लस की स्ट्राइक रेट। अब मुझे ये बताए कोई जना, क्या जब आरसीबी यहां पर बैटिंग करनी उतरी तो पिच बदल दी गई? क्या बॉलर्स ऑल ऑफ अ सडन बॉलिंग डालना भूल गए? या फिल सॉल्ट एक्चुअली इंपैक्ट प्लेयर है और उन्होंने इंपैक्ट इतना ज्यादा डाल दिया कि लगभग ओपनिंग में ही काम खत्म कर दिया? आई मीन आपके बैट्समैन जो 150 की स्ट्राइक रेट से ऊपर जाने को तैयार नहीं थे, अराउंड तकरीबन सारी बैटिंग में, उसके अगेंस्ट दूसरी टीम का ओपनर आता है, लगभग 200 की स्ट्राइक रेट पर रन मारता है और चेस डाउन कर लगभग खत्म कर देता है, और दूसरा उसके साथ वैसे ही चेस मास्टर खड़ा था। तो फिल सॉल्ट ने 65 और 33 बनाकर उसमें 6 छक्के 5 चौके ये बता दिया कि इस पिच में कोई डेविल्स नहीं थे, ये पिच नॉर्मल ही थी। हाँ, हो सकता है इस पिच में अगर आप कुछ वेरिएशंस यूज करते, ट्राई करते, तो शायद कुछ आपका भला हो सकता, शायद आप इस पिच पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करते तो इंपैक्ट हो सकता। बट अगेन, फील्डिंग भी आपकी फिसड्डी, बैटिंग आप ऑलरेडी फिसड्डी कर आए हो, और दूसरी तरफ से जब पूरा कोई दृढ़ संकल्प लेकर और पूरे जोश के साथ इंपैक्ट क्रिएट कर रहा हो तो अच्छे अच्छे ढीले हो जाते हैं। यहां तो एक अनमोटिवेटेड या एक पूरी लो कैलिबर जो या लो कॉन्फिडेंस वाली टीम फील्ड पर उतरी हुई थी, जिसके कप्तान का पता ठिकाना नहीं है, उनकी फील्डिंग स्ट्रेटजीज का कुछ पता ठिकाना नहीं है, बॉलिंग का कुछ लेना देना नहीं है, फील्डिंग में वो उनका बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो उसका तो पूरा आरसीबी ने फायदा उठाना ही था, रादर उन्होंने उठाया। तो फिलिप सॉल्ट ने वन साइडेड मैच ओपनिंग में ही कर दिया था। जब फिलिप सॉल्ट आउट हुए 9 ओवर से पहले 92 फॉर 1 ऑलरेडी बोर्ड पर लग चुका था। और जब आप इतना सा टोटल चेज कर रहे हो, व्हाट वाज दैट, 174 आप बनाने की कोशिश कर रहे हो और आपका ओपनर ही 90-92 रन खड़ा कर दे पहले, तो ये बहुत इजी हो जाता है। बट वो इजी अति इजी बन जाता है जब वो विराट दी गोट रन चेजर आपके साथ हो, आपकी टीम में हो, और फिर तो कोई गलती की गुंजाइश रहती नहीं है। फिल सॉल्ट ने जो काम अधूरा छोड़ दिया था, विराट कोहली उस काम को पूरा कर आए। विराट कोहली ने 62 रन मारे और 45 बॉल्स। बेशक उन्हें अच्छा खासा हाथ मिला आपके देवदत्त पडिक्कल की तरफ से, 40 ऑफ 28 बॉलें, 142 की स्ट्राइक रेट, बेशक उनका भी साथ पूरा मिला। बट इसमें पूरा, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं विराट कोहली या पडिक्कल से, बट इसमें पूरा क्रेडिट बॉलर्स का, उनकी रनआउट की मिसेस का, उनके ड्रॉप कैचेस का, उसका भी पूरा क्रेडिट है। बट जब आप विराट कोहली जैसे कैलिबर को या विराट कोहली जैसे एक गोट प्लेयर को इतने चांसेस दोगे, ये सब कुछ, तो फिर आप बचोगे नहीं। विराट ने प्योरली प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से एक प्रोफेशनल पूरे तरीके से गोट चेस कर डाली और आरसीबी को 9 विकेटों से जिता डाला। अगर आप इवन बॉलिंग के ऊपर भी देखो,
जॉफर आर्चर टाइम 1 2 4 5 बॉलों में शायद कुछ इफेक्टिव दिख रहे थे, बट एक ओवरऑल अगर आप जॉफर आर्चर को देखो तो 36 रन 4 ओवरों में, विकेट कोई नहीं मिली, विकेट तकरीबन तकरीबन किसी को नहीं मिली। फिल सॉल्ट भी जिस तरह आउट हुए, इट वाज कि भाई वो बस हो गए आउट, बॉलर का उसमें कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं था। तो ऑल इन ऑल ना बॉलिंग में कोई काम नहीं हो पाया और तकरीबन तकरीबन सभी अच्छे खासे रन्स पिटवा कर गए। बट आरसीबी जो बाहर या अपने होम से बाहर अवे मैचेस कोई हार ही नहीं रही है, एक और मैच जीतकर उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की पोल पट्टी खोल डाली और ये राजस्थान रॉयल्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आई होप ये अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करें और प्योरली क्रिकेटिंग डिसीजंस लेना शुरू करें, ना कि किसी को सिफारशी को आप एक्यूमुलेट करने के लिए और अगर कुछ बुरा चल रहा है आपकी टीम में उसे छुपाने के लिए। टेक द लॉजिकल क्रिकेटिंग डिसीजंस राजस्थान रॉयल्स, नहीं तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, इससे बद से बदतर हो सकता है। और बद से बदतर की अगर हम बात करें, मुंबई और डीसी के मैच को कैसे भूल सकते हैं, रोहित शर्मा जी को कैसे भूल सकते हैं। रोहित शर्मा वंस अगेन इज अ फेलियर और रोहित शर्मा की ये फॉर्म या ये जो आपने कह कहकर कि वो इंपैक्ट इनिंग्स खेलते हैं, हर इनिंग का इंपैक्ट उस दिन पर्टिकुलर क्या हुआ है उससे जज होता है। उस दिन सिचुएशन क्या थी, उस दिन क्या करना था, उसका इंपैक्ट ऑपोजिशन पर क्या हुआ। आंखें बंद कर कर आप सिर्फ इंपैक्ट का छुंछना बजाकर ये नहीं कह सकते मेरे 15-20 रनों में भी इंपैक्ट है। कुछ लोग इस चीज को तून देते हैं कि रोहित कैसे ही खेलता है, वो ऐसे ही जब खेलता है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई साहब उसने क्या किया क्या नहीं किया। पर जिस सिचुएशन में रोहित शर्मा अपने आप को फंसा कर बैठे हुए हैं, मुंबई इंडियंस का तो वो कोई भला नहीं कर रहे हैं और आज भी उनकी एक अनदर फेलियर श्योरली उनके खुद के करियर के लिए अच्छा नहीं है बॉस। और कल को हार्दिक या मुंबई इंडियंस एक कड़ा फैसला लेगी, ले सकती है या उन्हें लेना चाहिए, तब मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा के फैंस चीखे ना ही मारे तो अच्छा है, बिकॉज अब सर के ऊपर पानी निकल रहा है। मुंबई इंडियंस एक तरफ जीतती नहीं है, दूसरी तरफ उनके ओपनिंग में फेलियर्स आते हैं और रोहित शर्मा सीखने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोहित शर्मा ने आज कितने मारे, आज 18 रन ऑफ 12 बॉलें। आप कहने वाले कहेंगे भाई ओपनर का तो काम ही इतना होता है, 150 की स्ट्राइक रेट बनाकर गया है। ऐसा नहीं होता है बॉस। अभिषेक जो शर्मा साहब आप कल तारीफें कर रहे थे ना, वो भी ओपनर हैं। इसके अलावा आज जायसवाल ने भले ही जैसे मर्जी खेला हो, सेल्फिश खेला हो पहले 50, बट एटलीस्ट तो उसके पास दिखाने के लिए रन्स हैं बॉस। रोहित शर्मा के पास ना रन्स हैं, ना इंपैक्ट है, ना जीत है और इस वजह से, और कप्तानी भी नहीं है वैसे भी, और इस वजह से वो बुरा हाल कर कर बैठा हुआ है अपना भी और मुंबई इंडियंस का भी। और रोहित शर्मा की ये इतनी लगातार या कंटिन्यूएशन में फेलियर्स इज नॉट हेल्पिंग एनीबडीज कॉज। हमने सुना है कि रोहित शर्मा साहब इंग्लैंड भी जा रहे हैं या मे बी वट एवर द न्यूज इज, वो जाएं, बहुत बेशक जाएं, बट अगर इस तरह ही वो वहां पर भी प्रदर्शन करेंगे तो फ्यूचर तो छोड़ो, प्रेजेंट ही रोहित शर्मा का बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस का तो बेड़ा गर्क करवा रहे हैं अल्टीमेटली पे टीम इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स। यस ही इज द विनिंग कैप्टन, आईसीसी टूर्नामेंट जीता, ये हुआ वो हुआ, बहुत अच्छी बात है, बट बॉस रन्स बनाने पड़ेंगे। ये 5 10 15 20 रन का इंपैक्ट सिचुएशनल होगा। अगर किसी दिन हो सकता है तुम्हारे 15-20 रन भी एक सिचुएशन के हिसाब से इंपैक्ट कर जाएं, बट अब तक एटलीस्ट जितनी रोहित की हमने पारियां देखी हैं, जितना आईपीएल में हमने देखा है, अभी तक वो इंपैक्ट रोहित शर्मा जी के लिए नहीं बनाया बॉस, और दिस इज अ कंसर्न कहीं ना कहीं। उसके बाद स्काई सूर्य कुमार यादव भी एक विचित्र किस्म से बैटिंग कर रहे हैं और आई मस्ट से ये आई डोंट नो कितने लोगों ने ये नोटिस किया है और कितने लोग इसे कॉल आउट कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने 40 रन मारे 28 गेंदों में और 142 की स्ट्राइक रेट। अब कहने के लिए ये तो ठीक ही लग रहा है, यस थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इसमें ज्यादा बुराई तो लोगों को दिख नहीं रही होगी। बट अब इसके अंदर थोड़ा सा इसे एनालाइज करो और थोड़ा सा इसके डीप इन जाओ, सूर्य कुमार यादव की पोल पट्टी खुल जाएगी। और जब वो साजिशें चलती है ना कि कोई ना कोई, कभी तिलक कभी सूर्य, कहीं ना कहीं कोई जो है हार्दिक पांड्या को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, वो खुलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी अगर आप थोड़ा सा डीप इन डाइव करेंगे। क्यों? सूर्य कुमार यादव 40 रन और 28 बॉलें 142 की स्ट्राइक रेट अच्छी दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है। 5 चौके 2 छक्के, दैट मीन 7 गेंदे। 7 गेंदे मतलब 5 चौका 20, 2 आपके उसमें छक्के, 20 मतलब 32 रन ऑफ 7 बॉल्स। 28 में से 7 हटा दो, 21 बचे। 21 बॉलों में बाकी के 8 रन आए हैं सूर्य कुमार यादव के। अब जस्ट इमेजिन, आप 2 बॉलें 4 बॉलें 5 बॉलें 8 बॉलें डॉट इधर उधर कर सकते हो, 21 बॉलों में 8 रन आना, क्या आपको लग नहीं रहा है ये मरवाने की पूरी तैयारियां कर कर बैठे हुए हैं? कितने स्मार्टली रोहित
चलो रोहित के तो रन ही नहीं आ रहे हैं, कितने स्मार्टली हम सूर्य कुमार यादव तक ही रहते हैं, कितने स्मार्टली आपकी रन रेट जो है या स्ट्राइक रेट 142 की है, बट उसमें से भी आपने 20-21 बॉलों में 8 रन मारे हैं, बाकी कितनी धज्जियां उड़ाई हैं। दैट मींस पोटेंशियल आपने 2-2.5 ओवर कंप्लीटली खराब किए हैं मुंबई इंडियंस के लिए। और अगर ये 2-2.5 ओवर ये 4 प्लेयर्स भी मिलकर करना शुरू कर दें, 2 ओवर अगर या 2-2.5 ओवर आपके रोहित शर्मा साहब की तरफ से, रोहित शर्मा छोड़ो, सूर्य कुमार यादव की तरफ से 2-2.5 ओवर, 1 ओवर तिलक वर्मा का, 1 ओवर रोहित का, मिल बांट के 4-5 ओवर तो यही लग जाते हैं। तो दिस इज अ कंसर्न। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये इंटेंशनली कर रहे हैं, बट ये जो भी कर रहे हैं या तो बहुत स्मार्टली कर रहे हैं, या ये जिस तरह भी हो रहा है वो टीम के लिए अच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और सूर्य कुमार यादव नीड्स टू, ये वो सूर्य कुमार यादव है जो 30 बॉलों में आई वोंट बी सरप्राइज कि आप 60, 70, 80, 90 रन इनसे एक्सपेक्ट कर लो, बट आप 10-10, 20-20 बॉलें डॉट खेलोगे, या 10-10, 20-20 बॉलों में आप 5-5, 8-8 रन ही मारोगे, ये मैं सूर्य कुमार यादव से बैड डेज पर भी एक्सपेक्ट नहीं करता। बट ही इज एक्चुअली डूइंग दैट एंड दिस इज वेरी स्केरी फॉर मुंबई इंडियंस। आज भला और कल्टन का 41 रन ऑफ 25 बॉलें मारे हैं, नहीं तो आज फिर इस टॉप ऑर्डर ने फंसा देना था। फिर अब बारी आती है तिलक वर्मा की। अब तिलक वर्मा साहब बैक इन फॉर्म आ गए हैं ये कह सकते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा ने आज 33 बॉलों में 59 रन मारे और 178 की स्ट्राइक रेट। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जिस दिन सूर्य कुमार यादव चलते हैं तिलक नहीं चलते, जिस दिन तिलक चलते हैं सूर्य नहीं चलते, और अगर चलते भी हैं तो एक ऐसी विचित्र किस्म से चलते हैं कि बेड़ागर किया होता है लगभग। तो आज भी वैसे ही सूर्य कुमार यादव ने लगभग बेड़ागर किया 20 बॉलों का, उसके अगेंस्ट आज तिलक वर्मा चल गए। तिलक वर्मा की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी, बट तिलक वर्मा ने एटलीस्ट ये तो बता दिया कि उस दिन मेरे पर भरोसा करते, या अभी जो ये इनिंग्स खेल रहे हैं नंबर 4 पर अब आ रहे हैं, मैं अभी भी मानता हूं इन्हें नंबर 3 पर कर देना चाहिए, बट अगर आप भी राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन वगैरह सोच रहे हो तो चलो ठीक है, 3 या 4 तिलक वर्मा के लिए स्पॉट ठीक है। बट तिलक वर्मा ने जो रन मारे इसका डबल श्रेय आपके नमन धीर को भी जाना चाहिए, क्योंकि नमन धीर ने तिलक वर्मा से भी ज्यादा बेटर बैटिंग की, 223 की स्ट्राइक रेट के साथ 38 रन ऑफ 17 बॉल्स, जिसमें 2 छक्के 3 चौके उन्होंने मारे और तिलक वर्मा को उन्होंने पुश किया। लास्ट टाइम भी तिलक वर्मा के जब रन आए थे, हार्दिक पांड्या ने मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड बूम ये वाली पारी खेली थी कि ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने पूरा मैच वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब कुछ मैच लगभग बदल दिया था। हाँ, वो एंड लाइन क्रॉस नहीं करवा पाए, बट वहां पर हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा श्रेय था कि किस तरह उन्होंने तिलक वर्मा को भी फोर्स किया अटैक करने को। आज नमन धीर ने वो काम किया। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द तिलक वर्मा, बट आज नमन धीर की पारी भी अप्रिशिएट करनी चाहिए अगर आप तिलक वर्मा की पारी अप्रिशिएट कर रहे हो। और ये जो बार बार कंसिस्टेंसी हो रही है ना कि तिलक चलेगा तो सूर्य नहीं चलेगा, अगर दोनों में से दोनों ठीक ठाक चल रहे होंगे तो दोनों में से एक बेड़ा करके जरूर करेगा। रोहित ने तो कसम खाकर रखी हुई है, तो ये अच्छा नहीं है बॉस। इसके अलावा रेयर ओकेजन्स आज हार्दिक पांड्या बैटिंग में फेल हुए। अपने आप को हार्दिक पांड्या ने 5वें नंबर पर पुश किया, मे बी ही वांटेड टू एक्सेलरेट, बट 2 रन बनाकर आउट हो गए। दैट इज अ सैड पार्ट कहीं ना कहीं, बट कोई बात नहीं, नमन धीर ने पूरी जो है कसर पूरी कर दी थी। बट ये जिस तरह का, हालांकि 20 ओवरों में 205 का टोटल अप्रिशिएट करने वाली बात है, बट इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं बॉस, और ये मुंबई इंडियंस को एड्रेस करने पड़ेंगे। और ये सारी चीजें इंपैक्ट कर रही हैं हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी को। अब हार्दिक पांड्या अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को याद रखा होगा उन्होंने लास्ट सीजन में उनके साथ क्या हुआ, बट ऑल ऑफ अ सडन एक कप्तान हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर जो गुजरात को पहली बार जाकर जितवा देता है, दूसरी बार फाइनल तक ले जाता है, वो मुंबई इंडियंस के साथ इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? और ये सब कुछ रोहित के रन ना मारने, सूर्य और तिलक की एक जुगलबंदी के हिसाब से रन आने जाने, फेलियर आना, ये इंपैक्ट कर रहा है हार्दिक पांड्या की कप्तानी को। इसमें भले ही मैं मानता हूं कि सारा कसूर हार्दिक पांड्या का है, हार्दिक पांड्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई नाराज है उसे ठीक करो, या मुंबई इंडियंस की आपकी मैनेजमेंट का ये बनता है कि अगर कोई नाराजगी है उसे दूर करो, वॉट एवर इट इज। हार्श डिसीजन लेने हैं वो करने पड़ेंगे, प्यार मोहब्बत से करना है वो करना पड़ेगा। अगर इस सागा में इवन हार्दिक पांड्या को स्टेप डाउन करना भी पड़े, आई थिंक दे हैव टू टेक दिस कॉल, क्योंकि इस तरह अगर आपकी टीम में प्रॉब्लम्स हैं और वो दिख रही हैं और टीम आपकी मुंबई इंडियंस फेल हो रही है, आई थिंक दिस नीड टू बी एड्रेस। अगर आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या इज द राइट चॉइस और प्लेयर्स की दिक्कत है, देन टेक द हार्ड कॉल, बिकॉज मुंबई इंडियंस की एक लेगेसी है। चेन्नई की अगर हम देखें बारी, या चेन्नई के साथ जो हो रहा है वो उन्होंने खुद ही बोया है, खुद ही उसका प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं और उनके पास सोल्यूशन ही नहीं है कोई, या दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा जो उन्हें इस दलदल से निकाले। बट मुंबई के पास रिसोर्सेज हैं, मुंबई के पास टैलेंट
टैलेंट है, मुंबई के पास ऑप्शंस हैं, मुंबई के पास वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। अब तो बुमराह भी वापस आ चुके हैं, सो दे हैव टू टेक दीज हार्ड स्टेप्स, और ये हार्ड स्टेप्स चाहे प्लेयर्स के अगेंस्ट हो या खुद कैप्टन के अगेंस्ट हो, दे हैव टू डू इट। और रही बात इस मैच की, एमआई वर्सेस द डीसी, करुण नायर ने ये मैच वन साइडेड कर दिया था, और जब तक करुण नायर नॉट आउट खड़ा था वहां पर ऐसा लग रहा था कि मुंबई का कोई चांस ही नहीं है। एक बार करुण नायर आउट हुए उसके बाद तो इस तरह ताश के पत्तों की तरह ये गिरने शुरू हुए कि इन्हें चेस करना ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे मुंबई इंडियंस कहीं इस टूर्नामेंट में बहुत नीचे ना चले जाए, उन्हें ऊपर लाया जाए। ऐसा ना हो कि भाई बंधु दोस्ती यारी में कहीं हार्दिक पांड्या का और बुरा हाल हो जाए। तो दिल्ली वाले चल दिए अपने भाई बंधु को बचाने के लिए, रनआउट्स पे रनआउट्स, बेकार शॉट्स पे बेकार शॉट्स, हाथों में देकर कैच, पूरी टीम हो गई सवार ये बताने के लिए कि हम चोक कर सकते हैं और मुंबई इंडियंस को क्यों जीतना चाहिए। एब्सोल्युटली फुलिश फ्रॉम दिल्ली। और जिस तरह करुण नायर की बैटिंग की या उनकी एफर्ट की, जिस तरह धज्जियां उड़ाई हैं दिल्ली की टीम ने, भाई साहब क्या कहा जाए। 12 रन, यस 12 रन का विनिंग मार्जिन, मुंबई इंडियंस विंस इट। और जिस तरह मुंबई इंडियंस ने कमबैक किया, तारीफ के काबिल जरूर होंगे, बट एब्सोल्युटली फुलिश क्रिकेट फ्रॉम दिल्ली। और ऐसा लग रहा था, मुझे तो बाय गॉड एक बार ऐसा लगा कि ये जानबूझ के तो नहीं कहीं कर रहे हैं। और सबसे पैथेटिक पता क्या था, मैच खत्म होने के बाद जिस मुस्कुराहट से, जिस तरह खुशियां में केएल राहुल अक्सर या अपने इंडियन प्लेयर्स मिल रहे होते हैं ना, भाई साहब ऐसा लग रहा था इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हालांकि दिल्ली को फर्क वाकई नहीं पड़ता, मुंबई के लिए ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुंबई अगर ये मैच हार जाती इट वुड हैव बीन डिजास्टर फॉर देम। बट जिस तरह दिल्ली जीता जिताया बना बनाया मैच गवा कर गई है, एब्सोल्युटली रबिश क्रिकेट। और अगर आप देखें कि कब आउट हुए हैं आपके करुण नायर, 135 पर 3, 11.4 ओवरों में। यार 135 ऑलरेडी बन चुके हैं, 206 आपने मारने हैं, रह क्या गया था, कद्दू। उसके बाद केएल राहुल, स्टब्स, अक्सर, विपराज, आशुतोष, कुलदीप, मोहित, आई मीन कैन यू बिलीव। और लास्ट में तो जिस तरह 3 रनआउट्स ने अपनी झड़ी लगा दी है। थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल कर कर या थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर कर बैटिंग दिल्ली वाले करते, ये दिल्ली दूर नहीं थी इनके लिए जीत। और दिल्ली ने इतनी दूरी अपने आप से जीत कर ली कि क्या कहे। मुझे तो एक बार लगा जानबूझ कर ही कर रहे हैं, बट ऑल द क्रेडिट टू हार्दिक पांड्या, जीत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल क्या कहते हैं, पॉइंट्स टेबल ये कहते हैं कि दिल्ली दूसरे नंबर पर 8 पॉइंटों के साथ। और अब जो पूरा आपका पॉइंट्स टेबल है उसमें कोई ना कोई टीम डिफीटेड तो है, अनडिफीटेड कोई टीम नहीं बची है। मुंबई इंडियंस नीचे से चौथे नंबर पर आ गई है 4 पॉइंट्स के साथ, और 6 मैचों में 2 विक्ट्रीज 4 लॉसेस, प्लस 0.104 इनकी नेट रन रेट। और इंप्रेसिव एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था मैच में, जब करुण नायर जसप्रीत बुमराह के साथ भिड़ पड़े थे। हालांकि मुझे लगा जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा, आप इतने बड़े प्लेयर हो, आपको ये शोभा नहीं देता, और करुण नायर की बात जरूर करनी चाहिए। जिस तरह करुण नायर ने अपनी बैटिंग का प्रदर्शन दिखाया, 2-3 चीजें यहां पर क्लियर हो गई। एक, उस बंदे में भूख कितनी है। दूसरा, आपके इस मैच में अगर आप बाकियों का प्रदर्शन देखो, स्पेशली दिल्ली वालों का प्रदर्शन देखो, इसका मतलब क्या ये है कि करुण नायर की क्लास ही इतनी अपार्ट थी कि उसे फर्क ही नहीं लगा ये पिच कैसी है, बॉलिंग कैसी है, दिस एंड दैट। और बाकी की दिल्ली का हाल देख लो, उस हिसाब से करुण नायर की तो बैटिंग सेंसेशनल निकली, और करुण नायर की सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया मुंबई इंडियंस। कांग्रेचुलेशंस। बट सवाल, प्रश्न वही है कि अगर चमत्कार हो जाए मुंबई जीत जाएगी, बट जो लूजर्स या जो मैच को हराने में प्रबल दावेदार रहते हैं उनका हाल वैसा ही है। मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा बाहर बैठे हुए थे ऑब्वियसली फील्डिंग के दौरान, और हार्दिक ने जीत कर एटलीस्ट सांस में सांस आई होगी हार्दिक के, और जो सांसें बेहाल हुई हैं वो करुण नायर की हुई हैं, बट एटलीस्ट करुण नायर ने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया। एंड दिस मैच दिल्ली का हारना बनता नहीं था, बहुत ईजी सिचुएशन से मैच हाथों से निकाल दिया। एनीवेज कांग्रेचुलेशंस टू मुंबई इंडियंस। बट सवाल वही, प्रश्न वही, अब ये हल होंगे या नहीं वो देखने लायक बात होगी। बाकी हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।